हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर क्यूट से प्यारे से चैनल दैट इज फिजिकल वर्ल्ड बाय श्याम सर, जहाँ पर आप फिजिक्स के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर काफ़ी आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं और आप फिर से आपके दिमाग में जो भी फिजिक्स का डर है वो पूरी तरह से निकलने वाला है बच्चों। तो जैसे हमारा जो चैप्टर शुरू था मैथमेटिकल टूल्स, जिसको हम एनसीईआरटी में वेक्टर्स नाम से पहचानते हैं, तो ये आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है दैट इज एपिसोड नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4। जैसे हम सीरियल देखते हैं टीवी में तो एपिसोड आता है, तो ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। अब जैसे आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम हमेशा की तरह पिछले वीडियो लेक्चर्स में क्या हुआ था, जैसे एपिसोड शुरू होता है ना टीवी में सीरियल का, तो वहां पे लिख के आता अब तक क्या हुआ है ना। तो हमारे इस यूनिट में अब तक क्या हो चुका है बच्चों। सबसे पहले हमने पढ़े थे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है ना, उसके बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। वेक्टर्स किसको कहते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है, और स्केलर क्वांटिटी हमने किसे कहा था, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब जिन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसे हमने कहा था स्केलर क्वांटिटीज। और जिन फिजिकल क्वांटिटीज को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ता है, लाइक फोर्स, दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था, फिर स्केलर वेक्टर्स होने के बाद हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मतलब वेक्टर्स पढ़े थे। और जैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर की अगर बात करते तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्पेशली हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर ही वीडियो बनाया था। वहां पर एक सिंपल मेथड डिस्कस की थी, अगर दो वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन है, पैरेलल है, तो डायरेक्शन अगर सेम है तो हम डायरेक्टली उनके मैग्नीट्यूड का एडिशन करके रिजल्टेंट वेक्टर्स को निकालते थे। अगर वही दो उसी तरह के दो वेक्टर जो एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम उन दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लेकर रिजल्टेंट जो होता था हम उसको फाइंड आउट करते थे। उसी के साथ साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़े थे हमने, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जहां पर दो वेक्टर्स ना तो सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, दो वेक्टर्स को हम मतलब इन प्रॉपर ऑर्डर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे। पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करते थे, और ये दो वेक्टर्स मिलकर क्या बनाते, ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल की दो साइड्स बनाते तो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है जो कंप्लीट करेंगे उस ट्रायंगल को, वो था उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हो, जहां पर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हमने डिटेल में पढ़ा है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हमने कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को भी प्रूफ किया था, बराबर है। तो उसी तरह बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर्स एडिशन का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बच्चों ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि 12th फिजिक्स में हम नंबर ऑफ टाइम बार बार इसका यूज करने वाले हैं, तो इसीलिए अभी तो है ही इंपॉर्टेंट, मगर आने वाले 12th में भी हमें इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है। बहुत सिंपल लॉ है। तो सबसे पहले लॉ क्या कहता है, पहले हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर उस लॉ को समझेंगे। उसके बाद जो रिजल्टेंट होता है उसको, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत बार यूज आने वाला है, तो उसका भी हम डेरिवेशन एक छोटा सा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ का कहना क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ। क्या बोल रहा है बच्चों, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, देखो जब भी हमें वेक्टर एडिशन करना है तो वेक्टर मस्ट बी ऑफ सेम टाइप, they must be representing the same physical quantities, we cannot add the two different physical quantities. So if two vectors of same type originating from the same point, अगर दो सेम टाइप के वेक्टर्स है और एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही, इसका मतलब क्या, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों की टेल एक दूसरे से ज्वाइन होना, ठीक है। सो
if the two vectors originating from the same point represented in magnitude and direction by the adjacent sides of parallelogram। पैरेललोग्राम क्या होता है ये अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। पैरेललोग्राम मतलब जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो स्क्वायर भी पैरेललोग्राम हो सकता है, बराबर है। रेक्टेंगल को भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। सो अगर दो वेक्टर्स सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे, मतलब देखिए जैसे समझने के लिए ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर की जो स्टार्टिंग पॉइंट है मतलब टेल क्या हो रहा है, एक कॉमन पॉइंट से निकल रही होंगी, ठीक है। और ये क्या बता रही होगी, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को अगर रिप्रेजेंट कर रही होगी तो अब इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा, कौन रहेगा। तो देखिए आगे क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देयर रिजल्टेंट वेक्टर given in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram। तो अगर ये दो वेक्टर्स मिलकर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के बाद उसका जो डायगोनल रहेगा, कौन सा डायगोनल, वैसे तो डायगोनल दो होना चाहिए वहां पे, है ना। दो, जैसे पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, इसके दो डायगोनल हो सकते हैं, एक ओसी और एक एबी। तो कोई भी डायगोनल नहीं रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, देयर रिजल्टेंट वेक्टर गिवन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। मतलब दो वेक्टर्स जहां से स्टार्ट हो रहे थे उसी पॉइंट से स्टार्ट होने वाला जो डायगोनल रहेगा वो उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। वो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू देगा हमें, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल लॉ है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कि देखिए इसको समझना है, जैसे ये दो वेक्टर्स है ना, तो ये दो वेक्टर्स अगर दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम अगर रिप्रेजेंट कर रही तो क्या करोगे, हम इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे बाद में इस तरह से, इससे इस पॉइंट से इस लाइन को पैरेलल और इस लाइन से इसको पैरेलल। तो जहां से ये दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे थे ना, जैसे ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, तो जहां जिस स्टार्टिंग पॉइंट से ये दोनों स्टार्ट हो रहे थे उसी पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल रहेगा वो इन दो वेक्टर्स का क्या रहेगा बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम निकाली, इस डायग्राम से समझते फिर से एक बार। देखिए बच्चों यहाँ पर O जो है हमारा, यह है स्टार्टिंग पॉइंट। इस O से एक वेक्टर OA निकल रहा है, वेक्टर OA जिसको हम वेक्टर P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा निकल रहा है वेक्टर OB जिसको हमने Q नाम से रिप्रेजेंट किया। तो सपोज वेक्टर P एंड वेक्टर Q आर द टू वेक्टर्स originating from the same point and these two vectors representing the adjacent side of parallelogram। अगर ये दोनों वेक्टर्स मिलकर पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रही है तो लॉ का क्या कहना है, उसी सेम पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल है किसका, पैरेललोग्राम का। तो सबसे पहले हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये दो साइड्स तो हमें ऑलरेडी मतलब दो वेक्टर्स तो हमें है पता, अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ता है सबसे पहले। तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन को पैरेलल निकालेंगे और इस पॉइंट से इस लाइन को पैरेलल निकालेंगे, मतलब हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, बराबर है। अब उस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो यहाँ पर कौन दिख रहा है, OC, कौन सा डायगोनल, जो सेम उन्हीं दो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा, सॉरी उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा जहां से वो दो वेक्टर स्टार्ट हुए थे। तो ये जो डायगोनल है, मतलब इस डायग्राम में हमें जो दिख रहा है वेक्टर OC, ये क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा। मतलब इन दो वेक्टर का एडिशन को, इन दो वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज वेक्टर R इज नथिंग बट वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। समझ में आया बच्चों पैरेललोग्राम लॉ क्या कहना है। तो हमेशा इसी टाइप की डायग्राम बनेगी जरूरी नहीं,
देखो आप 12th के फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर में बच्चों हमें इस तरह का यूज करने वाला है। न्यूमेरिकल्स में हम इस तरह का रिजोल्यूशन करेंगे। उनका ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दो वेक्टर से मिलकर, इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। तो कभी कभी ये देखो थीटा क्या है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो थीटा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर वेक्टर एडिशन में। ठीक है, अगर दो वेक्टर है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी रह सकते, तो ऐसे केस में बच्चों इनका रिजल्टेंट वेक्टर कौन रहेगा। देखो पैरेललोग्राम लॉ का कहना क्या है, अगर दो वेक्टर सेम पॉइंट से निकल रहे, तो निकल रहे ये दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या करूंगा, यहां से इसको पैरेलल, इस पॉइंट से इस लाइन को पैरेलल, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। आपको लग रहा है स्क्वायर, बट स्क्वायर इज आल्सो वन ऑफ द पैरेललोग्राम। फिर यहां से जो पॉइंट मतलब जो डायगोनल निकलेगा सेम पॉइंट से, वो रहेगा इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। बट हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है, और वो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है अंडर रूट ऑफ, जैसे दो वेक्टर है वेक्टर p प्लस वेक्टर q, तो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर प्लस ट्वाइस p q cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, इसका हम छोटा सा प्रूफ है, साथ ही साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी निकालने के लिए एग्जाम में आता है, तो उस डायरेक्शन भी कैसे निकालना उसको भी हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो ये छोटा सा जो डेरिवेशन है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है ये तो समझ में। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है जो डायगोनल रिप्रेजेंट करता है, उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें कई बार निकालना पड़ता है। तो उसका मैंने फॉर्मूला तो अभी बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है वेक्टर p एंड वेक्टर q, तो वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p q cos थीटा होता है। अब ये तो मैंने बता दिया, मगर इसको हम प्रूफ भी करते हैं छोटे से एक्सप्रेशन के कि सही में जो वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड होता है वो जो मैंने फॉर्मूला बताया वो उतना ही आता है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इस डायग्राम में थोड़ा सा मतलब चेंजेस कर रहे। इस पॉइंट सी से क्या करने वाले हैं, हम इस वेक्टर ओ ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले। तो देखिए यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, और इस वेक्टर ओ ए को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं, यहां पर डी पॉइंट दे देते इसको हमने। तो क्या किया, सबसे पहले हमने डायग्राम में चेंजेस, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, सबसे पहले हमने इस पॉइंट सी से इस वेक्टर ओ ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की। अब देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही कहलाएगा, बराबर है, एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों साइड पैरेलल है और ये एक सेम लाइन है, तो ये दोनों एंगल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, थीटा। अब यहाँ पर हमें आगे डायरेक्शन ऑफ इस रिजल्टेंट वेक्टर की बात मतलब जब निकालना रहेगा, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे डायग्राम में अभी से इस एंगल को बोल देता हूँ अल्फा, और इस एंगल को बोल देते सपोज हम बीटा। ठीक है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय दिस रिजल्टेंट वेक्टर विद द वेक्टर p, एंड बीटा इज द एंगल मेड बाय दिस रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर q। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखिए यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया ODC। तो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करके इन ट्रायंगल, क्या है हमारा ट्रायंगल का नाम, ODC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे है ना, 7th 8th से, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल
द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू द स्क्वेयर ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखिए दो साइड इस राइट एंगल ट्रायंगल का, इस साइड में एक छोटा सा मैं ट्रायंगल बना देता हूं आपको समझने के लिए, ठीक है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कौन सा, ओ डी सी। यहां पर बीच में एक ए बी है, ठीक है। तो इसकी दो साइड्स का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर ओडी स्क्वायर प्लस ओडी प्लस डीसी स्क्वायर हो जाएगा। डीसी बोलो या सीडी बोलो, कोई फर्क नहीं गिरता। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिखे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस सीडी स्क्वायर और डीसी स्क्वायर। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो हमारा ओडी है, ओडी किसके बराबर दिख रहा है बच्चों, ओ ए प्लस एडी है ना, ओ ए प्लस एडी मिलकर हमारा ये पूरा ओडी बना है। तो हम ओडी की जगह क्या लिख सकते हैं, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी की जगह लिख सकते हैं ओ ए प्लस एडी, और ये ऊपर में स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस डीसी स्क्वायर। अब फिर से हमें इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। क्या दिख रहा है अभी ये, मतलब ये जो हमारा किस तरह का फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और मैथमेटिक्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस सी स्क्वायर होता है। तो इसको हम एक्सपांड कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू बी दैट इज ओ ए इंटू ए डी, ठीक है, प्लस क्या बच गया, डी सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे, ओ सी स्क्वायर की। तो सबसे पहले ये काम करना है हमें, क्या किया हमने, जो हमारी मेन डायग्राम थी, पैरेललोग्राम था, वहां पर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है उसको कंसीडर करके पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने इस इक्वेशन को निकाल दिया है। अब देखो, अब बात करते हैं इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ। ये परपेंडिकुलर है मतलब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो नाउ इन ट्रायंगल क्या है, ए डी सी, ए डी सी। अगेन यहां पर भी हमें यूज करना पाइथागोरस थ्योरम का। So now in triangle ADC using Pythagoras, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको शॉर्टकट में नहीं लिखना है, ठीक है, जगह की कमी की वजह से मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं। सो नाउ इन ट्रायंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इस ट्रायंगल को देखो बच्चों, यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम हमें अप्लाई करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो सेकेंड इक्वेशन मिल रहा है, सेकेंड इक्वेशन में AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर मतलब हो रहा है AC स्क्वायर। तो यहां पर भी देखिए, ये जो यहां पर हमें जो इक्वेशन मिला है, यहां पर AD स्क्वायर, एक मिनट, हमारा ये AD स्क्वायर हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे, इसलिए देखो क्या हो गया था बच्चों, यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किए थे, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कर लिए प्लस बी स्क्वायर भूल गए थे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस लास्ट वाला हमारा जो है ये हो गया DC स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन में जो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर है उसके जगह हम पुट कर सकते हैं AC स्क्वायर, क्योंकि हमने इसी ज्योमेट्री से इसको निकाला है। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 सो दैट वी विल गेट, क्या मिल जाएगा हमारा इक्वेशन, therefore from equation 1 OC स्क्वायर, ठीक है। चलो इधर दिख रहा नहीं है तो मैं इस साइड में लिख देता हूं,
OC स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है, OA स्क्वेयर प्लस ट्वाइस OA इंटू AD, ट्वाइस OA इंटू AD प्लस, अब AD स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर की जगह हम लिख सकते हैं AC स्क्वेयर, तो उसकी जगह लिख देता हूं मैं AC स्क्वेयर। ये सब तामझाम हम किस लिए कर रहे हैं, देखो OC मतलब क्या है, OC इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसको किसके फॉर्म में निकालना है, इन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब भी हमें ऐसा दिया रहता है तो हमें इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता रहता है, उन दोनों के बीच का एंगल पता रहता है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसीलिए ये सब हम जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर P और वेक्टर Q के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकलना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, OA मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P है, बराबर है। तो देखो OA की वैल्यू हम P के टर्म में लिख सकते हैं, अगेन OA की जगह हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P। AC मतलब देखिए अभी क्या हो गया, AC, ये देखो ये लाइन एग्जैक्टली किसके बराबर है, OB के बराबर है, मतलब AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q। सभी टर्म आ गए, सिर्फ एक टर्म है दैट इज AD, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें P या Q के टर्म में नहीं है, मगर उसको भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर हम यहां पे लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर OC मतलब क्या है, OC इज नथिंग बट वेक्टर R का मैग्नीट्यूड है, OA मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P, उसके ऊपर एरो नहीं दे रहा हूं, मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। OA हो गया, AC मतलब AC, इसको नीचे लिख देते हैं, AC इज इक्वल टू OB, बराबर है, AC इज इक्वल टू OB एंड OB इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q। चलो अब सबकी वैल्यू तो मिल गई हमें P Q के टर्म में, अब रह गया हमारा AD। तो देखो इसी छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पर हमें उसकी वैल्यू निकालना है। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, अगेन ट्रायंगल कौन सा यूज कर रहे हैं, ADC, ADC का यूज करके देखो इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बताओ मुझे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। हमने ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा मतलब क्या होता है बच्चों, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। साइन थीटा रहा तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा रहा तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल है थीटा, तो इसकी एडजेसेंट साइड होगी हमारी AD, बराबर है, और हाइपोटेनियस कौन होगी बच्चों, AC। सो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब हो जाएगा अपॉन AC। हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, AD की, तो AD इज इक्वल टू क्या होगा, AD को यही रखो, जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। सो देयरफॉर क्या हो गया हमारा, AD इज इक्वल टू आ गया AC cos थीटा, बराबर है। और AC मतलब क्या है, अभी हमने लिखे AC इक्वल टू OB एंड OB इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमने इस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स आ रहे उन सभी को क्या कर लिए, P और Q के फॉर्म में और थीटा के फॉर्म में निकाल लिए, बस। अब इन सभी वैल्यूज को हमें इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। चलो इधर का आपको समझ में आया, वन बाय वन आपको इसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहला बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल, वहां का यूज करके हाइपोटेनियस मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने इक्वेशन निकाले। फिर छोटे राइट एंगल ट्रायंगल से हमने AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के जगह पुट कर दिया AC स्क्वायर। अब यहाँ पर जितनी भी टर्म्स है उन सबको हमें किसके टर्म में निकालना है, P और Q के टर्म में। इसीलिए हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर और एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट किए, यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू निकाले हमने, दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो AD जो था जिसकी वैल्यू P या Q के टर्म में नहीं थी वो भी अभी आ गई है हमारे पास। अब इन सभी वैल्यूज को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में।
तो इधर का आपको हो गया है, इसको हम पोंछ देते हैं और फिर यहाँ कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे 1 बाय 1 वैल्यूज पुट कीजिए। ओसी मतलब क्या है? ओसी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो ओसी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए। मतलब क्या है? ओ ए इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। तो ओ ए स्क्वायर है मतलब पी का स्क्वायर हो गया, प्लस ट्वाइस ओ ए मतलब अगेन पी, ट्वाइस पी। और एडी मतलब क्या आ गया बच्चों हमारे पास? एडी मतलब एसी कॉस थीटा, और एसी मतलब क्या है? एसी इज इक्वल टू ओबी विच इज इक्वल टू क्यू। सो क्यू कॉस थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं? एडी के जगह लिखेंगे क्यू कॉस थीटा प्लस, अब लास्ट वाली टर्म क्या है? एसी स्क्वायर। एसी इज नथिंग बट अगेन क्यू, तो एसी स्क्वायर मतलब यहां पर हम लिख देंगे क्यू का स्क्वायर। तो ये क्या है? जो रिजल्टेंट होता है हमारा उसके स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बट हमें क्या करना है? उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर या सिंपली आर। अब अगर हमें आर की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4। हमें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आर इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो एग्जाम में हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम इस फॉर्मूले का यूज करके बच्चों दो वेक्टर्स हो गए अगर, और इन दोनों के बीच में कुछ सर्टेन एंगल होगा, तो हम उस दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दैट इज आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ये नाम में कुछ नहीं रखा, पी क्यू के जगह ए भी रह सकते हैं दो वेक्टर्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले, ये थीटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो cos 90 पता है आपको 0 होता है, मतलब ये पूरी टर्म यहां से एलिमिनेट हो जाती है। मतलब अगर दो वेक्टर्स है हमारे पास जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, जैसे वेक्टर p और वेक्टर p, और इन दोनों के बीच का बच्चों एंगल है अगर कितना है? 90 डिग्री। सपोज मान लेते हैं वेक्टर p का मैग्नीट्यूड है 3 और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड है सपोज 5। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कौन रहेगा? पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है? यहां से पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, यहां से जो हमारा रिजल्टेंट मतलब उसी पॉइंट से जो वेक्टर निकलेगा वो रहेगा रिजल्टेंट वेक्टर। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं। सो देखो इस फॉर्मूले में इसको अगर पुट करेंगे तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो दोनों के बीच का एंगल है बच्चों 90 डिग्री, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो cos 90 हो जाता है 0, मतलब ये पूरी टर्म हो जाएगी हमारी 0 और हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करोगे, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 25। मतलब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, एक मिनट, ये कितना हो गया? 3, इसको 4 कर लेते हैं। तो देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 दैट इज 25, और 25 का रूट लोगे तो 5। तो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल्स में एंगल भी प्रॉपरली ध्यान रखना है, कितना एंगल है। उस एंगल की वजह से ये टर्म कभी कभी निग्लेक्ट करना पड़ता है अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए तो। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब थर्ड जो हमारा लास्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है एग्जाम में इसकी डायरेक्शन भी हमें निकालने के लिए पूछता है। तो चलो अब इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालना वो तो समझ में आ गया, आपको फॉर्मूला भी पता चल गया। उस फॉर्मूले को हम छोटा सा जो डेरिवेशन था उसको भी डेराइव कर दिया। अब हमें
एग्जाम में मतलब न्यूमेरिकल्स में डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर भी पूछा जाता है। अब डायरेक्शन कैसे निकालें? अब डायरेक्शन मतलब क्या, देखिए डायरेक्शन निकालना मतलब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किसी पर्टिकुलर वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल से अगर हमें इनका बीच का एंगल पता चल जाए तो हम बता सकते हैं डायरेक्शन। देखिए सपोज वेक्टर पी की हमें पोजीशन पता है, अब वेक्टर पी से सपोज वेक्टर आर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जैसे यहाँ पे दिखा रहा है अल्फा एंगल पर है, तो अगर इस अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम बता सकते हैं ना ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर पी से कितने दूरी पर है, कितने कौन से डायरेक्शन से जा रहा है। तो सिंपल एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन अगर हमें निकालना है तो सिंपली क्या करना है, किसी पर्टिकुलर वेक्टर के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, चाहे वेक्टर क्यू के साथ निकाल सकते हैं या वेक्टर पी के साथ निकाल सकते हैं। तो उसी के लिए टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, सबसे पहले हम फिर से हमारा जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ओडीसी उसको कंसीडर कर लेते हैं। आपको समझने के लिए उस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे साइड में बना दिया ओडीसी। अब ओडीसी में ये जो ओसी है वो वेक्टर आर है और ओडी मतलब कौन है हमारा, मतलब वेक्टर पी की डायरेक्शन बता रहा है ये ओडी है ना। तो इस अल्फा को हमें फाइंड आउट करना है, तो अल्फा को निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करते हैं टैन अल्फा। टैन थीटा मतलब क्या होता है, जैसे साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, उसी तरह टैन थीटा मतलब होता है बच्चों अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, आपको पता ही है। तो इस ट्रायंगल में देखिए अपोजिट साइड कौन है अल्फा की, DC है ना, तो DC अपॉन एडजेसेंट साइड कौन है OD। फिर से हमें पता है कि OD मतलब क्या है, ये हमारी जो पूरी लेंथ है OD इज नथिंग बट OA प्लस AD है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे बट OD इज नथिंग बट क्या है OA प्लस AD। तो इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो टैन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, टैन अल्फा इज इक्वल टू DC अपॉन OA प्लस AD, ठीक है। अब देखो OA मतलब तो हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर P है, बट DC और AD, जो DC और AD है इनका नामकरण हमने रखा नहीं है अभी तक के, है ना, तो इनकी वैल्यू हमें P और Q के टर्म में निकालना जैसे हमने इसके पहले करते थे। तो उसी तरह हमें इस छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में फिर से आना है और इस DC और AD की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q। सो फ्रॉम ट्रायंगल छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा, ADC मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। देखो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ADC, साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट कौन है हमारा वहां पर DC अपॉन हाइपोटेनियस हो गया AC। सो देयरफॉर DC मतलब हम क्या लिख सकते हैं AC साइन थीटा, और AC मतलब आपको पता ही है AC इज इक्वल टू OB एंड OB इज इक्वल टू Q। सो हम DC के जगह लिख सकते हैं Q साइन थीटा। देखो आगे अभी हमारे पास इस DC की वैल्यू Q के टर्म में आ गई, उसी तरह अब AD की भी वैल्यू नहीं है तो AD की वैल्यू को भी हमें P या Q के टर्म में निकालना है। तो फिर से उसी ट्रायंगल में चलते हम, cos थीटा क्या हो जाएगा उस ट्रायंगल में, cos थीटा मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पर AD निकालना है। AD क्या दिख रही है थीटा की एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड जब हमें निकालना रहता है तो हम cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड AD अपॉन हाइपोटेनियस हो गया हमारा AC। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, AD मतलब हो गया हमारा
AC, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC cos थीटा। AC मतलब क्या है अगेन, AC इज नथिंग बट OB विच इज इक्वल टू Q, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Q cos थीटा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 जो जिसमें वैल्यू आई है DC और AD की, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 में, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू DC के जगह पुट करेंगे Q साइन थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू Q, चलो इसको थोड़ा ब्लू से लिख देता हूं, आपको थोड़ा क्लियरली दिखना चाहिए। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q साइन थीटा अपॉन OA, मतलब क्या है, OA इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P, दैट इज P लिख सकते हैं हम, और AD के जगह हमारी वैल्यू क्या आ गई, AD इज नथिंग बट Q cos थीटा, तो Q cos थीटा। अब जैसे मैंने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमें जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वहां पे मैग्नीट्यूड्स दिए रहते वेक्टर P वेक्टर Q के, उनके बीच का एंगल पता रहता, तो ये चीजें अगर पता है तो हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे रिजल्टेंट वेक्टर का। उसी तरह देखिए हमारे पास P Q और थीटा की वैल्यू पता है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, इस अल्फा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan को उधर लेकर जाइए, tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा, tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो इस फॉर्मूले का ये जो हमारा फाइनल फॉर्मूला मिला, अल्फा का जो इक्वेशन मिला, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जो हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाले बच्चों, वेक्टर P के रिस्पेक्ट में। अगर हमें वेक्टर Q के रिस्पेक्ट में निकालना होता है तो क्या करोगे, वेक्टर Q के रिस्पेक्ट में करना है तो हमें बीटा को कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर आप बीटा को कंसीडर करके, मतलब बीटा की वैल्यू अगर आपको निकालना है, सो बीटा को हम लिख सकते हैं, इसी तरह से सॉल्व करना है उसको, सेम इसी तरह का रिजल्ट आएगा, सिर्फ बीटा निकालोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों tan इनवर्स ऑफ जो P है उसके जगह Q आ जाएगा, और जो Q है उसके जगह आ जाएगा P। तो क्या हो जाएगा, अगर फॉर्मूला हम बीटा की वैल्यू निकालते, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर Q, वो हो जाएगा P साइन थीटा अपॉन P के जगह Q प्लस Q के जगह P cos थीटा। तो ये दोनों ही क्या है, हमारे इक्वेशन है किसके लिए, टू नो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन 4 और या इक्वेशन 4 या इक्वेशन 5, इन दोनों का यूज करके हम क्या कर सकते, हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको निकालने का फॉर्मूला डिराइव किया, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला है उसे भी अभी डिराइव कर दिए हमने। तो ये सभी फॉर्मूले 11th में तो ज्यादा नहीं मगर 12th में आपको बार बार यूज आने वाले, इसलिए इनको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। JEE नीट NDA की जो एंट्रेंस एग्जाम है वहां पर भी हमें इन फॉर्मूले के यूज बहुत बार आते हैं, इसलिए ये आज का जो वीडियो लेक्चर में हमने जो इक्वेशन मिले आपके दिमाग में परमानेंटली सेव करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। तो चलो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो सभी को हर एक टर्म्स हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे, लेक्चर्स आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, इन वीडियो लेक्चर का फ़ायदा ले सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे।